कई बार मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत जल्द किसी से मिलवाने वाला हूँ। कई बार ये प्लान भी बना लेकिन सेट नहीं हो पा रहा था। कभी इनके पास टाइम नहीं और कभी मेरे पास टाइम नहीं। मैं आप लोगों के साथ ही व्यस्त रहता हूँ। आज ये तय हो गया। ये ज्योत्सना सिंह है। सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ज्योत्सना, बहुत बहुत बधाई आपकी सिलेक्शन पे। यूपी पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ है और सहायक प्रबंधक के पोस्ट पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ सीट्स केवल 31 और उसमें ये सेलेक्ट हुई हैं। उसकी जब प्रारंभिक परीक्षा की सूची आई थी, यानी कि कितने लोग उसमें पास हुए हैं, तो केवल 111 लोग पास हुए थे और 111 लोगों में ये शामिल थी। फिर इनका इंटरव्यू कॉल हुआ और फाइनली केवल 31 लोगों को सेलेक्ट होना था और 31 में 4th रैंक इनकी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम को पास किया, क्या इनकी तैयारी का जरिया रहा, क्या इनकी प्रेरणा की बात रही जिससे इन्होंने प्रेरणा लेके तैयारी शुरू की थी। ये पूरी जर्नी इनके साथ हम लोग जितने भी मिनट रहेंगे ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले ज्योत्सना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि जब आपने तैयारी शुरू की तो आपकी प्रेरणा क्या थी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ज़िंदगी से प्रेरणा मिली, क्योंकि कोई किसी का प्रेरणा स्रोत नहीं होता है। हमें हमारी ज़िंदगी सिखाती है हमें क्या करना है आगे। तो मुझे अपनी ज़िंदगी से मिली है प्रेरणा। यानी आपकी ज़िंदगी ने कहा कि अब आपको अधिकारी बनना है, तो आपने उस फैसले को स्वीकार किया और आगे बढ़ी। जी। तो ये ज़िंदगी ने कब ये मैसेज दिया और ये अभी तक का अधिकारी बनने तक का सफ़र और जो मैसेज था वो कब तैयारी शुरू की थी आपने? कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले आपने सोचा और तब से आप जुट गए। क्योंकि ये मुझे ध्यान है, ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी पहले आई थी, है ना? और पहले ये डायरेक्टली होनी थी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए और फिर इसमें परीक्षा कराई गई। और एक मज़े की बात मैं बताऊं, जब इसका एडमिट कार्ड आया तो इस परीक्षा का, तो ये एग्ज़ाम देने जा नहीं रही थी और हमसे, क्योंकि IAS प्रेप के ज़रिए ये जुड़ी थी, तो इन्होंने फ़ोन किया कि ये एग्ज़ाम है और इसका सिलेबस मुझे नहीं पता है, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ। तो मैंने क्या कहा था तब? नहीं, आपने तब कहा था कि आप चुपचाप एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम देने जाइए और बिल्कुल जो आप तैयारी में, क्योंकि उस वक्त मैं आपके ये IAS प्रेप का मैंने DEO कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा। यूपी पीसीएस भी किया था, RO का भी किया था, तो मैं उसी तैयारी में थी। इतना कोर्स ज्वाइन किया था, मुझे ही नहीं पता है कि कौन कौन सा मैंने ज्वाइन आपके किया। तीनों कोर्स ज्वाइन किए थे, RO भी, DEO भी और यूपी पीसीएस, ये सब। अच्छा। तो मैं उस वक्त जब इसका आया था एडमिट कार्ड, तो मैं DEO मेंस की तैयारी कर रही थी। अच्छा। तो उसी बीच में ये आया तो मैं घबरा गई, क्योंकि हाँ, कि मतलब क्या होगा, कैसे, हाँ, है ना? मेंस की तैयारी ज़्यादा जरूरी है। मेंस की तैयारी, तो दिमाग में उस तरह के क्वेश्चंस चल रहे थे। अब ये अचानक से, तभी मैंने कहा कि सर ये, और मुझे 2-3 ये बिल्कुल तैयार ही नहीं थी कि एग्जाम देने जाना है। 2 दिन पहले इनको एडमिट कार्ड के बारे में पता चलता है, फिर खैर ये एग्जाम देने जाती हैं और फिर जब रिजल्ट आता है, केवल 111 लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो इनका फोन मेरे पास आया और फोन आया तो सुनिए, सर परसों मेरा इंटरव्यू है, परसों मेरा इंटरव्यू है, अब क्या किया जाए? तो फिर हम लोगों ने तुरंत तैयारी की। 2 दिन का टाइम था। आज ये बता रही हैं, फिर मॉक इंटरव्यू, टेस्ट उसको नहीं कहेंगे, इंटरव्यू केवल 1 दिन में तैयार किया और 4थी रैंक आई है। 4थी रैंक का मतलब होता है कि हाईएस्ट मार्क्स आपको मिले हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स इनको मिले, बहुत ही बधाई की पात्र हैं। तो ये जो आपकी जर्नी रही, तो स्टार्टिंग जब आपने पढ़ाई की, तो इन लोगों को बताइए, जो आपके ये दोस्त लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, कि ये जो आपकी जर्नी रही, कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ क्लासेज की, कैसे क्या किया, क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इन लोगों को बताइए जिससे ये मोटिवेट हो। मैं अपना इंटरव्यू वाला बताऊंगी, क्योंकि वो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ कि वो क्या सिचुएशन रही थी। मुझे 2 दिन पहले मतलब पता चला परसों मेरा इंटरव्यू है, तो मैं तो बहुत घबरा गई कि मैंने आपको कॉल किया और उस वक्त शायद आप लखनऊ में नहीं थे और आपका ऑपरेशन भी हुआ था पैरों का। तो उस सिचुएशन में आप मेरे लिए यहाँ पे आए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, मुझे लगा कि अब खत्म है सब कुछ, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, वो तो देखिए, जब आप हमसे जुड़े हैं तो वो तो हमारी ड्यूटी है ना? और फिर 2 दिन का समय था और हाँ, उस समय हुआ क्या था कि मेरे पैर में फोड़ा निकला हुआ था, तो उसका वो सब ऑपरेट हुआ था और बहुत उसमें दर्द भी हो रहा था, लेकिन इनकी जरूरत ही वही है कह रहे हैं। लेकिन ये देखिए, वो मेरा कर्तव्य था, वो सब हुआ। नहीं, देखिए, मैं तो पहले यही कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि आप
जितनी मेहनत करते हैं, आपके गुरु आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। नहीं, और वो करना पड़ता है। नहीं मैं तो लाइफ टाइम आपके लिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपको थैंक यू या धन्यवाद कहूँ। नहीं, इन लोगों को ज्यादा जोर दीजिए कि ये बताइए कि नहीं, ये तो लोग अब क्या करें। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए पढ़ाई घंटे में बांध के मत कीजिए। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे 5 पढ़ा, घंटे 5 पढ़िए घंटे या 10 घंटे पढ़िए, तो वो ना दिमाग में एक रहता है, यार हमने इतने घंटे पढ़ लिया और पता चला आपने 4-5 घंटे में सिर्फ एक टॉपिक निपटाया या सही बात कुछ क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चंस किए, तो आप घंटे में पढ़ाई मत कीजिए, वो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। सही बात है। आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको इतना मैटर या इतना टॉपिक पढ़ लेना है। अच्छा, मतलब टारगेट होना चाहिए पढ़ाई का, हाँ, है ना। घंटे अक्सर मैं भी ये बात कहता रहता हूँ कि चीज़, लोग मुझसे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। टारगेट होना चाहिए कि कितने पढ़ने की जरूरत है, कितने पेज भी नहीं गिनने हैं, नहीं, क्या पेज तैयार भी करना नहीं, है। सही बात है। आप कितना, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप एक बांध के चलिए कि 5 आपको टेस्ट सीरीज एक दिन में 5 लगा लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो एक, जैसे आपने 3-4 कर, जैसे आप मॉर्निंग में उठ गए, आपने 2 किया, तो आपके दिमाग में अभी रहेगा कि अभी मेरा 3 पूरा करना है मुझे। तो आप कितने भी बिजी रहेंगे, वो 3 पूरा करके ही आप सोएंगे। और अगर आप घंटे में बांध के गए, हमने 5 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया, हो सकता है एक भी कुछ आज ना हो, का दिन का टारगेट पूरा हो गया। सही तो मैं बात है। यही कहूँगी कि आप जो है मैटर कितना पढ़ना है, कितना आपका जो भी है टॉपिक है, कितना आपको ख़त्म करना है, उतना डिसाइड कीजिए कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, सही है। कहाँ से कहाँ तक का कितना चैप्टर आपको ख़त्म करना, वो तो decide आपका जो कीजिए। टारगेट रहता था वो यही रहता था कि हमको इतना पढ़ के फिर सोना है जी। या आज दिन में इतना कंप्लीट करना है। हाँ, वो किसी भी हालत में होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने शुरू में क्या पढ़ा, कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी ये जर्नी जो 3-4 साल पहले शुरू हुई थी? तो NCERTs मैंने पहले तो भाई बेसिक Basic वही है, वही वहाँ है, वहाँ से पढ़ा। उसके बाद कुछ जो मेरे सीनियर जो और लोग मेरे घर में भी आपने तैयारी कहाँ से की? आप पहले मैं सेल्फ स्टडी मैंने की। सेल्फ स्टडी की? मैंने शुरू लेकिन से कहीं कहीं आप रहीं, कहीं गई तैयारी करने के लिए? हाँ, मैं दिल्ली में मैं रही। दिल्ली में रही, तो दिल्ली में कोचिंग मैंने कोई भी दिल्ली में कोचिंग नहीं की। रियली? तो दिल्ली जाके कोचिंग नहीं की, ये बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में कोचिंग करने ही जो लोग जाते हैं और कोचिंग करते हैं। तो आपने सेल्फ स्टडी की और अपना मटेरियल और ये सब कलेक्ट किया? हाँ, क्योंकि दिल्ली में देखिए स्टडी मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, इजीली मिल आपको जाता है। और एक माहौल का असर हाँ, होता है कि माहौल की हाँ, वहाँ पूरा स्टूडेंट लाइफ, वो जो Student स्टूडेंट life, सही एरिया और बात जो लाइफ है ना वो स्टूडेंट की, वो मजेदार भी है, अच्छी है, और वहाँ कॉम्पिटिटर मिलते हैं आपके कॉम्पिटिटर। आप घर में। लेकिन जब मैं गई थी तो मेरा यहाँ 1-2 मेरे मेंस मतलब प्री हो गए थे, तो मुझे मेंस की तैयारी की है, क्योंकि यहाँ अच्छा, मुझे वो पहले से घर पे पढ़ के आपने प्रीलिम्स पास किया और उसके सेल्फ स्टडी से उसके बाद में आप दिल्ली गई कि कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह आपको करना है कि मेंस के लिए कुछ मुझे मिले, मटेरियल मिले, क्या है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए मैं गई वहाँ, तो वहाँ मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, मैं 1.5-2 साल बस वहाँ रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप लॉकडाउन लास्ट ईयर जब फरवरी मार्च में, तो आप चली गई? मैं यहाँ आ गई। उसके बाद ये DEO RO और ये एग्ज़ाम मेरा ये प्री हुआ। फिर उसके बाद मेंस, तो मैंने प्री का भी ये IAS प्रेप आपके उससे ज्वाइन किया, मेंस भी इसी से ज्वाइन किया। अब मेंस का भी देखिए चलिए, वो आने वाला है, जो होगा वो तो। अब एक बार तो आपने अपने को सिद्ध कर दिया है, एक एग्जाम में आपने सिद्ध कर दिया है। आगे जो होगा जर्नी वो चल ही रही है, अभी अनवरत जारी है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी। आपने अपने को सिद्ध कर दिया कि आपने जो सोचा था, आपने जो टारगेट लेके आप चली थी, वो आपने पूरा कर लिया, या फिर अभी कुछ बचा है, आगे का कुछ प्लान है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं, अभी आगे, अभी सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र खत्म नहीं, अभी तो मंजिल बाकी है। मंजिल बाकी है, ये मंजिल अभी मतलब बड़ी मंजिल है वो आगे तक। हाँ, तो अभी ये UP पुलिस सदर, और मैंने ज्वाइन भी, अभी आपका कोर्स मैंने किया भी है। अच्छा, मतलब इतनी देर से जितनी बातें हो रही हैं तो उसमें IAS प्रेप का कोर्स आ जा रहा है। एक्चुअली देखिए सर, मैं और कोई ये चीज़ माने नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ कि लॉकडाउन में जब मैं यहाँ आई थी तो मैं उस पर्पस से नहीं आई थी, कुछ एक्चुअली मैं आई थी होली के लिए। अच्छा, लास्ट ईयर की जो होली हाँ, थी, मैं त्योहार 2020 की आई थी यहाँ, और बुक्स सारा स्टडी मटेरियल तो मेरा वहीं था दिल्ली में, तो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए। एक तरह से देखा जाए सिर्फ एक फ़ोन था मेरे पास यहाँ। तो
फिर मैंने शुरुआत की बीईओ का कोर्स मैंने जो आपका ज्वाइन किया तो मोबाइल पे ही देखती थी, उसका डेली 30। अच्छा, डेली 30 उस समय चलता था। डेली 30 उस समय चलता था, मैंने वो चीज़ ज्वाइन की। वो मैं पढ़ती थी, एक उसके कुछ टेस्ट भी जो अभी भी लेते तो वो भी दिया था। डेली 30 इस समय बंद चल रहा है। डेली 30 चलता था तो उसमें हफ्ते भर हम लोग डिस्कस करते थे, 6 दिन डिस्कशन होता था और संडे को उसका 75 क्वेश्चन का टेस्ट करते थे। नहीं वो बेस्ट, वो प्रोग्राम तो आपका बेस्ट था। और मैं खुद मतलब अच्छा। जब आई थिंक डे 1 से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। डे 1 से जब डेली 30, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखती थी तो आपका डेली 30 थी तो मैं उसको मैं जरूर देखती थी। मतलब डे 1 से मैंने उसको देखा है और उस काफ़ी अच्छे जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस तरह से पैटर्न होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। तो फिर और क्या चाहिए। डेली 30 का मुझे थोड़ा सा वो भी है कि वो इस समय बंद चल रहा है, खैर उस पर हम बात करेंगे। तो जब फिर आप लॉकडाउन में, यानी लॉकडाउन का लाभ उठा के आपका सिलेक्शन हो गया लॉकडाउन में, है ना? तो क्या स्ट्रेटजी थी लॉकडाउन में? आपके पास किताबें नहीं हैं, आप दिल्ली से यहाँ आ गई, लखनऊ आ गई और अपने घर पे होली मनाने, और फिर साल भर ये होली चलती रही। तो अभी भी फिर से स्थितियाँ जो भी बन रही हैं वो हैं। तो कैसे फिर मैनेज किया आपने? बिना किताबों के कोई पढ़ाई होती है? मैंने देखिए, मैंने कहा मैंने ऑनलाइन और विशेषकर ये IAS प्रेप की मैंने ज्वाइन किया था। एक्चुअली सारे कोर्स मेरे पास मैंने ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा। बीईओ, आरओ, यूपीडीसीएस। तो जो आपका जो टेस्ट सीरीज है, जो स्टडी मटेरियल जो मिला मुझे, वो मेरे लिए बहुत काम किया। अच्छा। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अच्छा। यानी कि इधर जो आपने पढ़ाई की लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें वही स्टडी मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हाँ, मैं उसका PDF वगैरह मैंने उसका प्रिंट आउट वगैरह लिया और उसको, क्योंकि बहुत देर तक भाई फ़ोन पे पढ़ाई नहीं हो सकती तो हार्ड कॉपी उसकी। लेकिन हाँ, और जो टेस्ट सीरीज मुझे इसलिए अच्छी लगी IAS प्रेप की, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन होता है ना क्वेश्चंस के, वो बहुत कारगर होते हैं। मतलब आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हाँ, ये हम लोग जोर देते हैं कि जैसे कोई एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का उत्तर तो आपका तैयार ही जाए, आंसर तैयार हो जाए, फिर नीचे हम लोग उसके बारे में 2-4 पॉइंट देते हैं कि उससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें वो तैयार हो जाए। तो इसमें तो मैं चाहूँगा अगर उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बताइए। और ये लोग, जितने भी लोग ये आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इससे ये भी एक तरीका बताइए कि ये टेस्ट सीरीज जब करें तो कैसे करें। जैसे बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, और पुरानों को भी मैं बता रहा हूँ कि वो लोग सोचते हैं कि टेस्ट करने का क्या मतलब है, बुक रीडिंग कर लो। तो बुक रीडिंग और टेस्ट में आपको क्या अंतर लगता है? जैसे बुक रीडिंग करके एग्ज़ाम देने जाएं या टेस्ट करके जाएं, तो क्या ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले से तो मैं बुक्स देखना बंद कर दी। मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाती थी और सिर्फ टेस्ट सीरीज़। और उसमें भी जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत कारगर वो बहुत कारगर होता है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट रहता है। अब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होता 20-25 दिन पहले कि आप पूरा बुक्स पढ़ें और उसको रिवाइज करें या कुछ भी। और जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें टू द पॉइंट रहता है कि आप इतना पढ़ लीजिए, इस तरह से पढ़ लीजिए। उसमें बकायदा जैसे आपको सिर्फ पढ़ना ही होता है, पढ़ना भी होता है और करंट से रिलेट करके भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप करंट क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, जितनी करंट के जो भी है, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन बहुत सारे हाँ आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन आप टेस्ट सीरीज और करंट एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना आप लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट क्वेश्चंस पढ़िए। मतलब ये इन लोगों के लिए मैसेज है। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो गई। आपने जैसे मेंस भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेंस एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि मैं फिर से बैठ के एक SDM का इंटरव्यू ले रहा हूँगा। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ, तो है ना? तो वो उसमें आप क्या स्ट्रेटजी अपनाती हैं? मेंस के लिए आप क्या करती हैं? जितने भी आपने अभी एग्जाम दिए, तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी आप रहती है? जैसे प्रीलिम्स में तो आपने बता दिया टेस्ट सीरीज करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा फैक्ट आपके पास हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मेंस में क्या करना चाहिए, ये भी इन लोगों को बताइए थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअली मैंने स्टेट पीसेस भी दिया है, मेंस दिया है, बिहार के कई मेंस में दे चुकी हूँ। तो जैसे हम जब प्री प्री एग्ज़ाम, तो ये क्लियर हो जाता था कि हाँ कि ये होना है, मेंस देना है। हाँ। तो उसके बाद से ये नहीं कि हम सो रहे हैं फिर मटेरियल इकट्ठा कर। हाँ, एक चीज़ ये जो सो रहे वाली बात है, होता ये है कि जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आते हैं, तो एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तब तो 1 महीने पहले कैंडिडेट खूब ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। बाकी दिनों में अगर फॉर्म भर दिया है, फिर जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है
तब तक ये सोने की स्थिति आती है। तो इसको क्या ये सही स्थिति है, सोने वाली स्थिति है? वही हम कह रहे हैं कि देखिए नहीं सोना तो नहीं चाहिए। आपने जैसे अगर प्रीलिम्स आप दे रहे हैं तो आपने फॉर्म भर दिया है तो आप तैयारी शुरू करिए। मतलब मैं ये नहीं कहती युद्ध स्तर पे कीजिए तैयारी, लेकिन हमेशा युद्ध वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो युद्ध स्तर पे तैयारी तभी तो जब एग्जाम के 1 महीने रह जाते हैं। 1 महीने रह जाते हैं। लेकिन आप जैसे आपने जब फॉर्म भर दिया तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते यानी हैं। आपकी स्टडी ये रही कि आप थोड़ा पढ़ते चली गई, और जब एग्जाम आया तो एग्जाम ओरिएंटेड होके टेस्ट लगाना और रात दिन एक करना। एक मजे की बात बताता हूँ, जब एग्ज़ाम उस बीच में था तो मेरी बात इनसे होती थी, ई कोर्स से रिलेटेड ही बात होती थी। तो पता चलता था कि सुबह जब लोगों की दिनचर्या स्टार्ट हो रही है तो ये कहती थी सर मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ। यकीन मानिए ये कई एग्ज़ाम्स इनके बिल्कुल नज़दीक थे, आरओ का मेंस था, बीओ का मेंस था, इधर जिस एग्ज़ाम में इनको सफलता मिली वो भी एग्ज़ाम आया और उसका इंटरव्यू और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, सब कुछ इकट्ठा। तो ये सुबह 2:30-3 बजे इनकी स्ट्रेटजी ये रहती थी, इन्होंने मुझे बताया कि मैं 2:30-3 बजे उठ जाती थी और सुबह जब तक लोग उठते थे 7 बजे 8 बजे तक इनकी 4-5 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। अब आप सोचिए कि पूरा दिन इनके लिए कितना लंबा है। जब लोग सो के उठते हैं उसके बाद का दिन इनके लिए फिर पूरा तो पढ़ा ही है, उसके पहले इन्होंने अपना काम कर दिया। तो ये वास्तव में इनकी एक मैं तारीफ करूँगा कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक इन्होंने क्या किया, रात दिन एक करके जिसको कहते हैं वो इन्होंने पढ़ाई की, वो स्ट्रेटजी अपनाई। तो ये मैसेज मैं इनकी तरफ से देना चाहता हूँ कि ऐसा आपको भी होना चाहिए। वास्तव में अगर आप सफल नहीं है या आपका सपना साकार नहीं हुआ है तो आप अगर देर से उठते हैं, सोते रहते हैं तो ज़िंदगी भी सोई ही रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है वो आपने पढ़ाई क्या की है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और उसके साथ मैंने हाँ क्योंकि बीओ का एग्ज़ाम दिया है तो बीएड तो किया ही होगा, सही बात है, बीएड किया हुआ है। तो ये आगे का जो स्ट्रेटजी है वो अलग कहीं जाना है या पीएससी के एग्ज़ाम ही देने हैं? ये पीएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं, अब तो ये रह गए हैं। अच्छा, और उन्हीं को देना है? हाँ। और कहीं भी जाने का मन भी नहीं, अब कहीं जाने का मन नहीं है। एक्चुअली जब इतनी दिन रात पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद एक होता है कि थक चुके हैं, जैसे कि आती है थोड़ी सी। नहीं, ठीक भी है, जिस क्षेत्र का आप दे रहे हैं। जैसे मैं जल्दी ही मतलब ये आशा करता हूँ कि अगला जब इंटरव्यू हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हों, और ये नॉर्मल बात ही है, इसको आप ये कोई इंटरव्यू मत समझिएगा। ये देखिए बिल्कुल एक नेचुरल वातावरण है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो अगली जब बात हमारी हो तो हम यही सोच रहे हैं कि आपका एसडीएम का उस समय का जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए, और एसडीएम जब आप बन जाएं तो एक एसडीएम ज्योत्सना सिंह से हम बात कर रहे हों। और बाकी मुझे लगता है कि इन्होंने जो बातें कही हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्होंने कही या इन्होंने जो मैसेज दिया है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इन्होंने कहा कि ज़िंदगी से प्रेरणा मिली, ज़िंदगी ने प्रेरणा दी। और वास्तव में जब ज़िंदगी प्रेरित करती है तभी कुछ हो पाता है। आदर्श हम बनाते हैं और आदर्श फिर मिट जाते हैं, है ना। हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे हर एक स्टूडेंट के रूम में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर और स्वामी विवेकानंद जी मिलते हैं, लेकिन अच्छे विचार उनके मिलते हैं, लेकिन वो चल पाते हैं, कितने दिन चल पाते हैं ये मुश्किल होता है। लेकिन जब खुद प्रेरणा मिल जाती है तो वास्तव में वो, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी जो आपको सिखा देती है वो कोई और नहीं सिखा सकता, कोई किताब नहीं सिखा सकती। तो आप अपने जीवन में जो भी चीज़ फेस करें या जो भी है आपकी ज़िंदगी जितनी भी चल रही है, आप उससे सीखिए, समझिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे। और विचार तो सिर्फ दीवारों में टंगे ही रह जाते हैं, सिर्फ दीवारों की शोभा बढ़ाते हैं, दीवारों की शोभा बढ़ाते हैं, आपकी नहीं। अगर आपको अपनी शोभा बढ़ानी है तो सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन। और मैंने बी पॉजिटिव रही, मैं तो सिर्फ यही सबसे कहती हूँ कि अच्छा, हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है। देखो ये बात भी कर रही हैं तो इनकी हंसी नहीं जा रही है, और वास्तव में ज़िंदगी मुस्कुराने का ही नाम है, मुस्कुराते रहना चाहिए। एक चीज़ मैं और पूछूंगा, जो इंटरव्यू जब आपका हुआ तो इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा ये लोगों को थोड़ा सा जानने की उत्सुकता रहती है। जब आप वहाँ पहुँची तो 2 मिनट में ये बताइए कि कैसे इंटरव्यू हुआ और फिर आपको क्या लग रहा था वहाँ से आने के बाद कि क्या मार्क्स मिलेंगे। देखिए, पहले तो मैं इंटरव्यू के पहले का जो इंसिडेंट हुआ था कि आप
सिर्फ एक मॉक हुआ था मेरा। और इंटरव्यू रूम में जाने से पहले क्योंकि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, तो गेट के बाहर ही छोड़ना था। तो मैंने उस वक्त आपको कॉल किया था कि सर अब मैं गेट के अंदर एंटर करने जा रही हूँ फाइनली, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो आपने कहा कि कुछ मत सोचिए, जो आप हैं बस आप वही प्रेजेंट कीजिए, आप बस वही दिखाइए जो आप हैं रियल। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, क्लिक कर गई कि अच्छा जो मैं हूँ वो मुझे सिर्फ यही दिखाना कि हाँ यही ज्योत्सना सिंह है और कोई बनावटीपन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रियल जो है। तो फ़ोन रख दिया, अंदर गए। अब वो बहुत हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मुझे बहुत घबराहट थी। इवन जब मैं अंदर बैठी थी तो जो मेरे पैनल ये कि बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो सर ने मुझसे कहा भी कि आप जब आप इस रूम में आ रही थी तो आप घबरा रही थी। मैंने कहा सर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो मैंने कहा नहीं इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो बातचीत है, नॉर्मल वार्तालाप है जैसे हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम आप कर रहे हैं। तो बोले नॉर्मल वार्तालाप है और कुछ नहीं है। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई, मैंने कहा अच्छा तो उन्होंने सवाल मुझसे पूछे काफ़ी। कुछ सवाल बताइए जो सवाल मतलब लग रहा हो कि वो आपने अच्छा जवाब दिया, या ऐसा आपकी जो आपको अच्छा लगा। मुझे तो देखिए हम कहते हैं कि हम जब पेपर या एग्जाम दे के आते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है, हम सोचते हैं अरे सब सही है, सबसे अच्छा है। लेकिन वो अच्छा जो आपके एग्जामिनर बैठे उनको अच्छा लगना चाहिए। सही बात। आपके अच्छा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छा लगना चाहिए कि आपने कितना अच्छा किया। परिणाम अच्छा होना चाहिए, पेपर अच्छा हो या बुरा हो। हाँ, अधिकतर जब पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ तो हम यही कहते हैं अच्छा हुआ है, जबकि होना ये चाहिए कि जब रिजल्ट आए तो वो अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ तो यही होता है, जब मेरे घर वाले पूछते हैं कि कैसा हुआ एग्जाम तो मैं बोलती हूँ रिजल्ट बताएंगे। मैंने भी पूछा था कि एग्जाम कैसा हुआ, आपने तो कहा पता नहीं बहुत खराब हुआ है, मुझे नहीं पता है, बहुत खराब हुआ है। इनका यही रहता है कि जब भी मतलब ये होगा कि एग्जाम कैसा हुआ है, अरे सर बहुत खराब हुआ है, पूछिए ना बहुत ही खराब हुआ है ना। और वही खराब 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 आज ये ऑफिसर बनी बैठी हुई है ना। वो भी ऐसे कंपटीशन में जहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स इतने कम थे, पूरे प्रदेश में केवल 31 लोगों का चयन हुआ है, उसमें चौथी रैंक इनकी है और वो खराब पेपर केवल पे। लेकिन कोई एक क्वेश्चन तो बताइए जो वहाँ पे कुछ पूछा गया, स्त्री से संबंधित कुछ, महिलाओं से मुद्दा कुछ रिलेट करके बहुत सारे फील्ड्स के पूछे, आई थिंक 20-25 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। सारे फील्ड्स, मेरे एजुकेशन और मैंने एनसीसी, पहला क्वेश्चन तो एनसीसी से किया गया था जी। और एक सबसे मज़ेदार जो मुझे लगा जिसमें जो आपने कहा ना कि रियल ज्योत्सना सिंह, तो मैंने वहाँ मुझे तो उस जवाब में लगा कि अब तो मुझे बाहर ही कर देंगे क्योंकि हुआ ये कि सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैंने पीजी किया है। तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं, तो मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पूछा तो थिंकर्स क्यों बताया, तो उन्होंने समाजशास्त्र पूछ दिया कि समाजशास्त्र में थिंकर्स। तो मैंने बताया थिंकर्स, तो उसमें इमारत दुखी का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि उनका कोई सिद्धांत बता दीजिए। मैंने बताया कि सावेरी एकता सिद्धांत और आत्महत्या सिद्धांत। अब चूंकि आत्महत्या मुद्दा इस वक्त तो इधर लॉकडाउन में भी हम आपने काफ़ी टीवी पे देखा है, तो उन्होंने मुझसे वही सवाल पूछ दिया आत्महत्या पे क्या है। बहुत सारे उसमें मतलब आप जवाब दीजिए तो आपके इस जवाब से ही सवाल बनते चले, इंटरव्यू का मतलब भी यही होता है। तो वो निकालते चले गए। तो एक सवाल आया कि क्या करना चाहिए, कि जो आत्महत्या हो रही है लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब आप कैसे रोक सकते, क्या करना चाहिए, क्या लोग। तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं जो रियल फील करती हूँ कि क्या कर रहना इंसान को कैसे रहना चाहिए। तो मैंने बहुत उससे मैंने कहा मैम, और मेरे मुंह में मैंने कहा मैम बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए, बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए। यही शब्द जो मेरा पहला शब्द निकला, लेकिन बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए मैम, और एकदम बी पॉजिटिव रहिए और जीवन में आप संतोष रखें। सही बात है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना बिंदास रहेंगे और जितना आप संतोष करेंगे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको कोई भी बाहरी चीज़ें, ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी और आप ऐसा खतरनाक कदम नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोग नहीं कहते हैं अपनी बातें, तो हमने कहा कि आज के समय में ये है ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस रोग से आप दूर रहेंगे। और महिलाओं को तो इसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है अपेक्षाकृत सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा। उनके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, घर है, बाहर है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो महिलाओं को भी तो मैं यही कहूँ भाई, आप पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितना मुस्कुरा सकते हैं, जितना मुस्कुरा सकते हाँ भाई, सही सभी के जीवन में देखिए, आपकी मेरी या जितनी भी लेडीज है, जितने भी मेल फीमेल, मेल सबके दोनों का। जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, एक सुख सभी दुख की दोनों रहती है, होते हैं हाँ। ना, एक चीज दिन तो रात दोनों एक में, तो आप अंधेरे से डरिए मत, आप मुस्कुराएंगे तो ज़्यादा जल्दी आएगा। जल्दी आएगा। तो तो बस आप इन मुस्कुराइए। लोगों के लिए क्या कहना है, आप इनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयारी कीजिए और मुस्कुराते हुए तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का कि हाय नहीं होगा तो क्या होगा और कैसे होगा या क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस बी पॉजिटिव रहिए और स्माइल के साथ, और जीवन की जो भी चीज़ें, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी फंक्शंस आते हैं, उन सबको एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए कि हाँ बर्थडे है, शादी है, पार्टी कई बार है। लोग अभी बहुत कल चीज़ों का त्याग मैं कर क्लास देते ले हैं। रहा था तो किसी ने कहा 2 साल से घर नहीं गया हूँ, अरे बाप रे। है ना, सेलेक्ट होके ही सर जाऊंगा। तो मैंने भी यही कहा था कि घर से इतनी दूरी ठीक नहीं है। तो आपको भी यही लगता है कि घर से कनेक्टिविटी या अपनों से कनेक्टिविटी तो लगातार बनी होनी चाहिए, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी का युग है तो उसमें लोग कहते हैं वीडियो कॉल हो ही जाती है। तो क्या वीडियो कॉल, व्हाट्सएप और ये मैसेंजर हमारे रियल मीटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, वो कहते हैं ना, जैसे आप अपनों के बीच में जो बैठते हैं, वो जो हम आजकल जो मैसेज अगर जोक वाले आते हैं, इमोजी, तो हम भेज देते हैं स्माइल वाला इमोजी। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे जोक करें, हम फैमिली मेंबर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, तो आप कितना ठहाका लगा के हंसेंगे, तो वो ठहाका कैसे smile, भेजेंगे, हाँ, है ना? वो ठहाका, वो जो आपका रियल स्माइल है, वो आप कैसे भेजेंगे? सही तो बात है। जो या आपके गम है, आप दुखी हैं, तो आप अगर परेशान हैं तो आप अपने घर में कहें, माँ है, बहन है, भाई हैं, तो उन्होंने भाई अच्छा ठीक है भाई, एक स्पर्श होता है, एक आपके कंधे पे, नहीं बच्चा है, ठीक सही है, वो व्हाट्सएप और इस पे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो आप लोग बिंदास रहिए, जो इन्होंने इंटरव्यू में बिंदास बोल के बिंदास हाँ। नंबर अर्जित किए, तो आप लोग भी बिंदास रहिए। बार बार ये कह रही हैं कि बी हैप्पी, है ना, बिल्कुल। और बी कॉम, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। कभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है और इनके जैसे सेलेक्ट होना है, और सेलेक्ट होके आइए, फिर आपसे भी हम ऐसी ही बात करेंगे। तो अब हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, हाँ, है ना। अब अगला सेशन जब होगा, आप लोग कहेंगे तो फिर इनसे सेशन हो जाएगा, लेकिन अगला सेशन मैं चाहता हूँ एसडीएम ज्योत्सना सिंह से करूँ, और इनकी जर्नी जो चल रही है, आप लोग भी इनको पहले से ही शुभकामनाएं दे दीजिए, जिससे कि इनकी अगली जर्नी में जो इनका अगला स्टेशन आने वाला है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में स्टेशन, जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन आते जाते हैं ना, तो वैसे ही है, कभी ट्रेन धीमे चलती है, कभी तेज़ चलती है, तो पटरी से उतरने मत दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और इन्होंने जितना बता दिया वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हमारा कुछ जुड़ाव है तो ये सब छोटी बहुत मोटी समस्याएं सब आती रहती हैं, और हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। चलिए, थैंक यू ज्योत्सना, फिर मिलते हैं, और एसडीएम ज्योत्सना सिंह से मिलते हैं, ठीक है।